आइए स्टूडेंट, आज माइनर एंड कोफैक्टर के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, इसके हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में आपके मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.3, एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअल अच्छे ढंग से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके जो लिंक है यानी कि जो प्लेलिस्ट बना दिए गए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। आइए बात करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। माइनर क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके डिटेल्स निचोड़ेंगे। देखिए माइनर क्या होता है, माइनर एक डिटर्मिनेंट ही होता है। देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, कोई एक एलिमेंट है उसका आप लोग माइनर निकालेंगे। क्या होता है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट, यानी कि कोई एलिमेंट जो ए आई जे है, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट जो ए आई जे है उसका जो माइनर होता है वो खुद एक डिटर्मिनेंट होता है। बिल्कुल आपने सही सुना है, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, उस एलिमेंट का यदि हम माइनर निकालेंगे तो वो माइनर भी क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट ही होता है। आगे क्या कहता है, कैसे प्राप्त होता है, ऑब्टेन डिलीटिंग इट्स आई थ्रो, यानी कि वो जिस रो में है उसको डिलीट करेंगे एंड जेथ कॉलम। देखिए ये आई रो में है, जे कॉलम में था, ठीक है। तो आई रो में है तो जिस रो में था उस रो को डिलीट करेंगे एंड जेथ कॉलम, ठीक है। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिया हो रहा है 2 4 -3 1, ठीक है। मान लेंगे हम M11 निकालेंगे। M11 यानी कि वो एलिमेंट का माइनर जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, दैट इज इसका। डेफिनेशन में कहता है कि किसी भी चीज़ का जो माइनर फाइंड किया जाता है वो जिस रो में है उसके सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, यानी कि ये सारे एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। जिस कॉलम में है उसके भी सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, यानी कि ये भी नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या, जिस रो में है उसके सारे एलिमेंट को छोड़ेंगे, सॉरी जिस कॉलम में जिस रो में, तो बचा ये 1, यानी कि M11 का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। M11 यानी कि माइनर ऑफ 2। मान लीजिए हम निकालेंगे M12, यानी कि माइनर निकाल रहे हैं जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, दैट इज 4। अब बताइए ये जिस कॉलम में है, यानी कि ये वाले कॉलम को नहीं लिखेंगे और ये वाले कॉलम को नहीं लिखेंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, M21 यानी कि इसका ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और M22 का जो वैल्यू आ जाएगा ये होगा 2। तो क्लियर है आपको, यहाँ तक इसको लिख लीजिए आप। देखिए यदि हम बड़ा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3/3 ऑर्डर कर लेते हैं, डिटरमिनेंट 2 3 1 -5 6 2 3 0 -1, ठीक है। ये डिटरमिनेंट लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम लोग माइनर फाइंड करेंगे, M11 फाइंड करेंगे, यानी कि माइनर ऑफ 2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ 2, यानी कि M11 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए माइनर भी क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट ही होता है। कैसे मिलता है, ये जिस कॉलम में है उसके सारे एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, जिस कॉलम में, यानी कि ये वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे और ये वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, यानी कि डिलीट करेंगे, जैसा कि डेफिनेशन में ही बताया गया है। बचा क्या है, ये चारों एलिमेंट, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही माइनर का लगेगा। 6 2 0 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × -1 -6 -0, यानी कि -6 आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं माइनर इसका निकालेंगे, या तो ये वाले का M21 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जिस कॉलम में है उसको नहीं लिखेंगे और जिस रो में, देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को यदि हम डिलीट कर देंगे तो ये 3 और 1 बचेगा, 3 1 और 0 -1। तो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 -0 हो जाएगा -3। किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि माइनर अगर आपको 32 का निकालना है, M32 का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, जिस कॉलम में है उसको नहीं लिखेंगे और जिस रो में है, देखिए M32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट का हम लोग माइनर फाइंड करने जा रहे हैं, करेक्ट।
ठीक है। तो जब ये वाला एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे तो ये जिस कॉलम में है उसको नहीं लिखेंगे और जिस रो में है। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या आएगा, 2 -5 1 2, तो 2 × 2 4 + 5 हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी माइनर फाइंड कर सकते हैं और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसको अभी फिलहाल मिटा देना, जल्दी से लिख लीजिए। अब आप लोग देखेंगे यदि कि हम M66 का फाइंड करना चाहेंगे, M66 नहीं है, 2 2 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जिस कॉलम में है उसको नहीं लिखेंगे, जिस रो में है उसको भी नहीं लिखेंगे, तो क्या आएगा 2 1 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये वाले चीज़ नहीं लिखेंगे और ये वाला चीज़। ठीक है, 2 1 3 -1, तो ये आ जाएगा -2 -3, यानी कि आ जाएगा -5। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि कफेक्टर भी क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए कफेक्टर क्या होता है। कफेक्टर जरा ध्यान दीजिए, AIJ कफेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, AIJ। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है AIJ, इसका हमें क्या निकालना, कफेक्टर निकालना। देसी भाषा में, साधारण भाषा में यदि हम समझना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है सर, -1 का पावर होता है I + J इंटू होता है MIJ। हो गया, ये हो गया आपका कफेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या कफेक्टर फाइंड करेंगे, जिस भी एलिमेंट का कफेक्टर फाइंड करेंगे उसका माइनर का जरूरत होता है और उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे -1 का पावर उसके रो, I रो में है ना, I रो में है प्लस J कॉलम में है। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल बनाते हैं। एक्सरसाइज आप निकालेंगे, एक्सरसाइज 4.4। देखिए जैसे कि एक्सरसाइज 4.4 में है, में क्या कहता है, राइट द माइनर एंड कफेक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनेंट। 1 का 1 नंबर ले लेते हैं। 1 का 1 नंबर में क्या कहता है, 2 -4 0 3, 2 -4 0 3। इसका क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना और कफेक्टर फाइंड करना। चलिए M11 का वैल्यू कितना होगा, ये वाला और ये वाले को छोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। M12 का वैल्यू यानी कि ये वाला एलिमेंट का माइनर, तो माइनर कैसे निकालेंगे, जिस कॉलम में है वो वाला एलिमेंट और जिस रो में वो वाला एलिमेंट को छोड़ के जो बचेगा वही माइनर कहलाएगा, 0। फिर M निकालेंगे हम लोग 2 1 यानी कि ये वाला का माइनर, ये वाले कॉलम में और ये वाले कॉलम में, तो बचा क्या -4। M22 जिस ये सेकेंड रो छोड़ेंगे और ये थर्ड, सॉरी उल्टा सीधा बोल दिए, तो बचेगा क्या 2। माइनर का काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए कफेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। कफेक्टर को डिनोटेट करते हैं कैपिटल A से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 का पावर 1 + 1। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 इंटू M11, ये होता फॉर्मूला। तो -1 का पावर 2, M11 का वैल्यू है 3, यानी कि आ जाएगा 1 × 3, दैट मीन्स आ जाएगा 3। A12 का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि -1 ⁻1 + 2 इंटू M12, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3। और देखिए ये वाला इन दोनों का सम -1 के पावर में होता है। ठीक है, देखिए 1 + 2 हो गए, -1 का पावर 3 और M12 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0, दैट मीन्स आ जाएगा 0। फिर M21 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये आ जाएगा -1 का पावर 3 और M21 का वैल्यू आ जाएगा -4, दैट मीन्स ये आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि -1 का जो पावर 3 होगा वो नेगेटिव देगा, फिर ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर M22 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22,
तो -1⁴ और m22 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2, यानी कि आएगा 2 आंसर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हो, अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपके कोचिंग के फ़ी हम बचा दे रहे हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आपको ना कोचिंग जाना पड़ रहा है ना कुछ कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। हमारे आपको लगा होगा हमारे इस क्लास का थोड़ा कम वैल्यू दीजिएगा, क्योंकि आप तो कोई पेड कोर्स वगैरह में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश मतलब ऐसा थोड़ा फील कीजिएगा हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं ताकि आपको जो है पढ़ा मतलब यूट्यूब पे हमारा क्लास देखने में मन लगे। ठीक है, क्योंकि जब तक कि कोई भी चार्ज कोई भी काम फ्री में दिया जाता है तो उसका वैल्यू नहीं दिया जाता है लोगों द्वारा। ठीक है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि कम से कम कदर कीजिए, आप लोगों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बताएंगे। चलिए फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड नंबर क्या कहता है, 130 1 3 0 0 5 1 0 5 1 और है 4 -1 2 4 -1 2। चलिए इसका भी यदि हम कोफैक्टर निकालेंगे, a11 का वैल्यू निकालेंगे, -1⁴ 1 + 1 इंटू m11 होगा, तो -1 का पावर होगा 2। अब बताइए m11 का वैल्यू क्या आएगा, जिस रो में है जिस कॉलम में है, ये वाले कॉलम को छोड़ेंगे और ये वाले रो को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 5 -1 1 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। 5 × 2 हो जाएगा 10 + 1 यानी कि आ जाएगा 11। ठीक है, फिर आ जाएगा a12 यानी कि -1⁴ 1 + 2 इंटू m12, तो -1 का पावर 3 और m12 का जो वैल्यू आएगा, देखिए जिस रो कॉलम में ये वाले कॉलम सेकंड कॉलम और ये वाले फर्स्ट रो, तो ये वाले को लाइन को छोड़ देंगे और ये वाले लाइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, एक 3 बचेगा, एक -1 बचेगा, एक 0 बचेगा, एक 2 बचेगा। -1 3 × 2 हो जाएगा 6, 0 या तो +0 कुछ हो लिखे -6। ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी फाइंड कर सकते हैं कोफैक्टर, जैसे कि आपको अगर निकालना रहेगा ये वाला चीज़ का, वैसे तो निकालना सबका है लेकिन हम सब कुछ नहीं निकाल देंगे, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। a12 हो गया, मान लीजिए 2 3 का निकालेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 2 + 3 इंटू m23, तो -1 हो जाएगा 5 और m23 का जो वैल्यू आएगा, ये वाले एलिमेंट m23 है तो इसके कॉलम को नहीं लिखेंगे, इसके रो को, तो 1 0 1 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1⁴ 5 -1 1 × 1 -0 दैट मीन्स -1 हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए हम a31 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1⁴ 3 + 1 इंटू m31, तो -1⁴ और m31 का जो वैल्यू होगा, ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 0 4 5 -1 दैट मीन्स -1 0 -20 यानी कि आ जाएगा 20 आपका आंसर। तो आई होप आपको माइनर कोफैक्टर निकालने में कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप आराम से माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जानने से पहले आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए a11 a12 a13 a14
ये एक है डिटरमिनेंट। मान लेते हैं हम यदि हम R1 से एक्सपेंडिंग करते हैं तो क्या आता है, R1 से एक्सपेंडिंग करते हैं तो हम लोग लिखते हैं A11 और इसका जो साइन होता है -1⁻1 + 1 होता है, A22 A23 A32 A33 ये होता है। फिर प्लस देते हैं, फिर ये वाला एलिमेंट बाहर होता है लेकिन इसका भी कोई साइन होता है -1⁻1 + 2, तब ना यहाँ पे माइनस होता है। अब याद कीजिए सबसे स्टार्टिंग वाला क्लास में हम यहाँ पे करते थे, लेकिन जब भी हम लोग एक्सपेंडिंग अभी करते हैं, अभी सीख चुके हैं, डायरेक्टली ये सब वैल्यू नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे माइनस दे देते हैं, यहाँ पे प्लस दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा होता है, रिविजन करा दे रहे, जरूरत है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, A21 A23 A31 A33 प्लस -1⁻1 + 3 A13 का जो वैल्यू होगा A21 A22 A31 A32, ये वैल्यू आएगा। अब आप ही बताइए, ये वाला A11 अब यदि हम इसको और इसको मिलाएंगे तो इन दोनों को हम क्या कैपिटल A11 नहीं कर सकते हैं। कैपिटल A11 दैट इज कोफैक्टर का मतलब ही क्या होता है, -1⁻1 + 1 × M11, ये तो M11 ही ना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये A12, और देखिए इसको हम कैपिटल 12 लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल 12 का वैल्यू ही होता है -1⁻1 + 2 × M12, और ये है M12 का वैल्यू। बीच में ये चीज़ है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई है, इसको आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, A13 इंटू इसको अगर लिखेंगे तो कैपिटल M13 आ जाएगा, सॉरी कैपिटल A13। अब आपको एक चीज़ फिल किए होंगे, आप एक चीज़ फिल कीजिए कि क्या हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं आप लोगों को। कभी भी क्या होता है कि किसी भी रो के सारे एलिमेंट, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, किसी भी रो के सारे एलिमेंट है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, देखिए रो के सारे एलिमेंट A11 A12 A13, उसके जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होंगे कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13। फिर से समझिए, किसी भी रो के सारे एलिमेंट यानी कि ये और ये वाले एलिमेंट के जो कोफैक्टर आएंगे, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसको प्रोडक्ट करेंगे। देखिए A11 को कैपिटल A11 से, A12 को कैपिटल A12 से, A13 को कैपिटल A13 से, तो अगर उसको सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो डिटरमिनेंट कहलाएगा। यानी कि हम लोग इससे पहले जब भी माइनर कोफैक्टर नहीं पढ़े थे, इस सब का जानकारी नहीं था, उस समय जब भी हम लोग किसी भी रो को किसी भी कॉलम को एक्सपेंडिंग करके उस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते थे, उस समय अनजाने ही सही, लेकिन हम लोग एक काम करते थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को उसके अगर क्या कहेंगे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके यदि ऐड किया जाता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। मान लीजिए हम R2 से C2 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32। इससे यदि एक्सपेंडिंग भी कर देंगे ना, जैसे देखो R1 से एक्सपेंडिंग किए तो ये चीज़ आया था, और ये चीज़ क्या था, ये चीज़ यही तो था। यदि हम C2 से भी एक्सपेंडिंग करते हैं तो जो वैल्यू आएगा ना वो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। यानी कि आपको एक सिंपल भाषा में एक बात करना चाहेंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन घुमाएगा, कहेगा कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकेंड कॉलम फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। यदि आपको कहेगा कि सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, यानी कि आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप C2 से एक्सपेंडिंग कर दीजिए,
ठीक है कि सीधी सीधी बात है कि किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो से एक्सपेंडिंग किया जाता है, मान लेते R3 से एक्सपेंडिंग किया जाता है, तो जिस तरह से हम एक्सपेंडिंग करते हैं ना, अनजाने ही सही उसका कॉफैक्टर का ही यूज करके एक्सपेंडिंग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हम इस तरह से एक्सपेंडिंग किए, बाद में पता चला ये जो बड़का बड़का दिखाई दे रहा है ये क्या उसका कॉफैक्टर ही है। यानी कि जब भी हम R1 को एक्सपेंडिंग कर रहे हैं तो उसका कॉफैक्टर का यूज हो रहा है, उसका कॉफैक्टर को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। यानी कि हंस हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको C3 से कहेगा कि C3 का कॉफैक्टर का यूज कीजिए और आप बताइए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, C3 से डायरेक्टली एक्सपेंडिंग कर दीजिएगा। आपको उतना समझने सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लास अच्छा लग रहा है? जो काम है कमेंट करना हमारा एनर्जी के लिए, लाइक करना, ये सब करना, जो भी आपका दायित्व तो बनता है वो करने नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकेंड रो का कॉफैक्टर का यूज करना है। ठीक है, यह है आपका 538201 538201 538201 123। सेकेंड रो का कॉफैक्टर को यूज करना है, मतलब सेकेंड रो से इवेलुएट कर देना है। तो क्या करेंगे, सेकंड रो से इवेलुएट करेंगे, यानी कि ये वाला एलिमेंट बाहर होगा। इसका साइन क्या होता है, ये इसका पोजीशन 2 1 होता है, दोनों का सम क्या आएगा -3823। ये वाला क्या होता है 0 5813, फिर प्लस का हो जाएगा 1 तो 5312, तो माइनस का 2 3 3 9 -16 प्लस 0 15 -8 प्लस का 1 10 -3, तो माइनस का 2 और यहाँ पे आ जाएगा -7 प्लस 0 प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा 21। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, एंड Aij इज कॉफैक्टर ऑफ कैपिटल Aij। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, कौन सा वैल्यू डिटरमिनेंट हो सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें कोई एक रो उसके करस्पॉन्डिंग, कोई एक रो या तो कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, मान लीजिए C3 से रहेगा, तो C3 से रहेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए किसमें करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर मल्टीप्लाई है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में A11 है, A31 है, 11 है, A11 है और A31 है। क्या ये करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी A11 प्लस A12 कैपिटल A21 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी A21 A11 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए उसमें करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर मल्टीप्लाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 A11 कैपिटल A11 A21 कैपिटल A21 प्लस A31 प्लस कैपिटल A31। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा लगा आपका क्लास, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक हमारे इस चैनल को जरूर वायरल करने में हमारा सहायता कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इतना ही हम कहना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।